नमस्कार, मैं हूं के साथ अनुराग मुस्कान। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस के स्पेशल शो सरहद पार में आपका स्वागत है। क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए भारत और पाकिस्तान की हुकूमतें एक बार फिर रिश्ते सुधारने में जुटी हैं। दोनों देशों में दोस्ती की गूंज लाहौर से मेलबर्न तक सुनाई दे रही है। फिर दोनों मुल्कों के रिश्तों में जहर आखिर कौन घोल रहा है? आज इसी सवाल पर सरहद आर पार में बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। खास खबरों की प्रस्तुत है एमडीएच क्रिकेट जैसी शुद्धता की पहचान। एमडीएच मसाले स्पाइस मीडिया। 10,000 करोड़ का है जासूस घोटाला। दावा उधर 5 बड़ी कंपनियों के 5 अधिकारी टीम की पुलिस यूपीए सरकार तक पहुंची जासूसी कांड की जांच। फरवरी 2014 से फरवरी 2015 के बीच होगा जांच का दायरा। सितंबर में आईबी ने दी थी पीएमओ को रिपोर्ट। कई मंत्रालयों में अधिकारी कर रहे हैं अहम दस्तावेज लीक। शादी समारोह के बहाने एक मंच पर दिखे मोदी, मुलायम और लालू। मुलायम के पोते के तिलक में पीएम ने की शिरकत। अमिताभ भी बने मेहमान। अन्ना आंदोलन से ठीक पहले भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार कर रही है पुनर्विचार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर बैठक जारी। बिल के खिलाफ 23 फरवरी को दिल्ली में अन्ना करेंगे आंदोलन। नीतीश की कैबिनेट में 11 से 12 मंत्री हो सकते हैं शामिल। आरजेडी कोटे से अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत 2 तो कांग्रेस कोटे से सदानंद सिंह की हो सकती है ताजपोशी। और बिना नाम के लिए आरबीआई गवर्नर ने मोदी सरकार पर बोला हमला। रघुराम राजन बोले मजबूत सरकार हमेशा सही दिशा में नहीं चलती। इन दिनों लाहौर में नसीरुद्दीन शाह, शोभा डे और रोमिला थापर ने पाकिस्तान के लोगों को दीवाना बना रखा है। ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी चचा हैं, टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के दीवाने होकर नारे लगा रहे हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर बारूदी धमाकों और कूटनीतिक कड़वाहटों के बीच ये सुकून भरा माहौल हैरान करता है। साथ ही उम्मीद को भी मजबूत करता है कि भारत और पाकिस्तान की जनता जंग नहीं दोस्ती चाहती है। फिर लाहौर की आवाज इस्लामाबाद तक क्यों नहीं पहुंचती? आज सरहद आर पार में इंडिया न्यूज और लाहौर से दिन न्यूज के बीच लाइव बहस का मुद्दा यही है कि दोनों भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जहर घोल। सरहद पर नफरत के शोले, जुबान पर भारत के खिलाफ जहर और दिलो दिमाग में साजिश दर साजिश। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कड़वे रिश्तों की ये दीवार इतनी ऊंची और मोटी है कि ज्यादातर लोगों को इसके आर पार दुश्मनी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। जिन लोगों ने दोनों देशों के बीच सिर्फ दुश्मनी देखी है वो सोच भी नहीं सकते कि एक बुजुर्ग पाकिस्तानी वर्ल्ड कप में भारत की जीत की दुआ मांग रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह धोनी वर्ल्ड कप ले जाएगा। ये आखिरी सीरीज है और मुझे धोनी से बहुत लगाव है, इसलिए मैंने तखात पूरा धोनी लव यू बनाया है। लाहौर में बीते 2 दिनों से साहित्य उत्सव चल रहा है और इसमें भारत की मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर, अपनी कलम से बिंदास कहानियां और उपन्यास लिखने वाली शोभा डे और अदाकारी के बादशाह नसीरुद्दीन शाह को देखने सुनने के लिए पाकिस्तान की खासोआम हर तरह की आवाम उमड़ पड़ी है। गीत, संगीत और सिनेमा में तो पहले से दोनों मुल्कों का भाईचारा जग जाहिर है। पाकिस्तानी अली जफर को लोग बॉलीवुड का स्टार कहने लगे हैं। गुलाम अली खान का वक्त पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में गुजरता है। आतिफ असलम यंग इंडिया की धड़कन है तो हिंदुस्तान में दूल्हे का सेहरा सुहाना। शायद ही कोई शादी ऐसी होती होगी
जिसमें उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज ना गूंजती हो। उधर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भारतीय फिल्मों की तलबगार भी है और कद्रदान भी। तभी तो साल बाद बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर शोले का घरों में धूम। कितने आदमी का इतिहास साझा है। शहरों का शहर कौन घोल रहा है? भारत से दुश्मनी कायम रखने में किसका फायदा है? वो कौन सी ताकतें हैं जो लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की आवाज दबाने के लिए सरहद और सरहद के आर पार बारूदी धमाके करवा रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है। बहुत अहम नहीं है, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों लेकर के सबसे ज्यादा अहम है कि जब दो इस पर डिबेट के लिए है। हमारे साथ दिन न्यूज लाहौर से भी जुड़ेगा और उनके भी पैनलिस्ट होंगे। पीजे मीर साहब वहां होस्ट होंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहां इंट्रोडक्शन करा दूं। वेद प्रताप वैदिक साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। इसके अलावा शिवशंकर मुखर्जी साहब हैं, एक्स डिप्लोमेट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल वीर चक्र यहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ निकिता सिंगला हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स कंसल्टेंट हैं। और हम इनसे चर्चा शुरू करते हैं जब तक दिन न्यूज हमसे जुड़ता है। निकिता, मैंने सुना है कि आप जब पिछले दिनों पाकिस्तान गई तो आपके घर वालों ने कहा कि अरे ये कहां जा रही हो, वो तो बहुत खतरनाक मुल्क है, वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप अभिभूत हो गई, मिसमराइज्ड हो गई जब आप पाकिस्तान पहुंची। आपका जिस तरीके से वहां स्वागत किया गया, वापस लौटकर आपने अपने घर वालों को क्या बताया, कैसे समझाया कि वो एक खतरनाक मुल्क नहीं है? शुक्रिया सवाल के लिए। मैं जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे पाकिस्तान जाना है, तो पाकिस्तान से हर जो चीज जुड़ी होती है जिसमें शब्द पाकिस्तान आ जाए, वहीं खौफ से भर जाता है, नफरत से भर जाता है। चाहे वो पाकिस्तान पर पढ़ना हो, चाहे वो पाकिस्तान पर लिखना हो, चाहे वो पाकिस्तान जाना हो। मैं पता वैदिक साहब तो भुगत चुके बात। मैं बताना चाहूंगी, जब मैं पाकिस्तान जा भी रही थी, मैं सरहद पार करने से 2 मिनट पहले तक अपने माता पिता से बात कर रही थी, क्योंकि मेरे दिल में कहीं एक खौफ था कि अगर मैं लौट कर वापस ना आई तो। लेकिन जब मैं वहां गई तो पाकिस्तानियों ने जो हमारी मेहमान नवाजी की, वो इतनी अच्छी थी कि मैं पूरी चौंक गई। मैंने कभी जिस तहजीब से, जिस इज्जत से, जो सम्मान उन्होंने हमें दिया भारतीय दल होने के नाते, वो इतना अच्छा था कि जब मैं वापस आई, मैंने सबके साथ अपना अनुभव बांटा कि मेरे पाकिस्तानियों ने कैसे मेहमान नवाजी की। तो मेरे माता पिता ने बोला, तुम अगली बार जाओ तो हमें जरूर साथ में लाहौर लेकर जाना। तो मुझे लगा मेरा पाकिस्तान जाना कामयाब हो गया है। पाकिस्तान जाना कामयाब हो गया। खैर, पाकिस्तान जाना वेद प्रताप वैदिक साहब आपका भी कामयाब हुआ था, और इससे अच्छी दोस्ती की मिसाल क्या होगी, इससे ज्यादा ये मिसाल क्या होगी कि पाकिस्तान में मेहमान नवाजी बड़ी जोर शोर के साथ की जाती है कि आपको तो हाफिज सईद ने भी चाय पिला दी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे क्या चाय पिलाई, वो मोदी को खाना खिलाने के लिए तैयार है। हाफिज सईद से इतने कठोर सवाल मैंने किए, इसके बावजूद नाराज होने की बजाय वो बड़े एहतराम के साथ मेरे साथ पेश आए और बाहर तक छोड़ने आए। बड़ी धूप थी, जून का महीना था, और बहुत विनम्रता से कहा कि देखिए मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूं। जबकि घंटे भर में मैंने सिद्ध कर दिया कि यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका की सरकार, भारत की सरकार और पाकिस्तान की अदालतें भी कुछ हद तक उनको, पाकिस्तान की अदालतें कुछ हद तक, और ये तीनों संस्थाएं बहुत हद तक, पूरे हद तक उनको गुनहगार मानती है। इसके बावजूद वो बाहर तक छोड़ने आया और ये कहने लगा हाफिज सईद मुझसे कि मुझे आप इंडिया बुलाएं, मैं इंडिया के लोगों से आमने सामने बात करना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि जब अदालत के सामने आपने जुर्म मंजूर नहीं किया, तो आप लोगों के सामने क्या मंजूर करेंगे? खैर, हम हाफिज सईद की नहीं बल्कि उसकी मेहमान नवाजी की, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की बात कर रहे हैं। अनिल कौल साहब,
पाकिस्तान से आपका भी अच्छा खासा वास्ता रहा है। आप क्या देखा आपने पाकिस्तान में? वाकई क्या इस तरीके का खुलूस है जिस तरीके का निकिता ने देखा या वेद प्रताप वैदिक साहब वहां से एक्सपीरियंस करके आए हैं? क्या वाकई वो लोग इसी कदर मोहब्बत से पेश आते हैं? देखिए अनुराग, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो करीब 1 महीने का है। और जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिक्योरिटी इंचार्ज था, और मैं इतना कह सकता हूं कि एक, वो बड़े मिलनसार लोग हैं। 2, उनको सियासत से या लड़ाई झगड़े से या दंगा फिसाद से कोई लेना देना नहीं है। आपने अभी अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बोला लाहौर से मेलबोर्न तक आवाज उठ रही है, तो मैं ये एक टी शर्ट दिखाना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान जीतेगा, ये पाकिस्तान का टी शर्ट है। जी हाँ, ये मेरे को एज ए सुवेनियर दिया गया था यूनुस खान ने। अच्छा। जो कैप्टन थे उस समय पाकिस्तान टीम के। हाँ। बट कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि एक नजरिया है कि अमन रहे, चैन रहे, तरक्की हो, बहाली हो, इसमें ये कौन ऐसा कर रहा है? और मेरे जहन में अगर सिर में दर्द होता है तो उसके लिए आप दवा लेते हैं, और हिंदुस्तान में सिरदर्द काफी है। आज भी कोई ना कोई सिरदर्द होता रहता है, तो हम एक और सिरदर्द लेने का हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिहाजा अगर ये एक पॉइंट थोड़ा समझ में आए लोगों को, तो शायद सिचुएशन, और मेरा दे आर एज गुड एज वी आर को बढ़ावा देना वो हल निकलने वाला नहीं। हल निकलने वाला नहीं। मुखर्जी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहां पर हमारे बाकी 3 गेस्ट आपके अलावा जो है बहुत अच्छे अनुभव लेकर पाकिस्तान लेकर के उनको वहां इतनी मोहब्बत मिली, फिर कौन है मुखर्जी साहब जो दोनों मुल्कों के बीच में जहर घोलता है? देखिए, मेरे 3 साथी जो पैनल में हैं उन्होंने जो बातें की, जैसे उन्होंने कहा एज गुड एज वी आर, सम्स इट अप। वो सब अगर आप रेफर कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग, तो कौन नहीं चाहता? अमन की आशा किसमें नहीं? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन नहीं चाहता। इसके जवाब देता हूं। अमन की आशा सब में है। निकिता जी गई थी पाकिस्तान में और मेहमान नवाजी से डूब गई थी। मेरा भी वही एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं गया था पाकिस्तान में, एयरपोर्ट से लेके हर जगह तक। लेकिन एज अ प्रैक्टिशनर राजनयिक दुनिया का, लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं जरा एक रियलिज्म इंट्रोड्यूस करता हूं। दे इज ऑल्सो द पाकिस्तान सरकार। पाकिस्तान सरकार जो है, जो पाकिस्तान को रूल करता है, दैट इज द पाकिस्तानी आर्मी। अब ये जो अमन की आशा है, जैसे एक्सपीरियंसेस हम लोगों को होते हैं पाकिस्तान में, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस होते हैं। पाकिस्तानियों को भी इंडिया में जब आते हैं बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो लिखते हैं उसके बारे में, बोलते हैं उसके बारे में, और इसको बढ़ावा देना चाहिए। परंतु एक मेहमान नवाजी इस तरफ है, दूसरी तरफ हमें ये अगर अमन की आशा को रियलिटी में बदलना चाहें, तो मैं राजनयिक तरीके से सरकार के ये पॉलिसी के तरह से ये कहूंगा कि एक तरफ तो वो रहा, लेकिन दूसरी तरफ रहा एक जो आप जहर घोलने की बात कर रहे हैं, वो है पाकिस्तान का एक्सपोर्टिंग आतंकवाद टू इंडिया। अब हाफिज सईद को वैदिक साहब ने बोला, वो कह रहे थे मैं इंडिया आने को तैयार हूं वगैरह। मुझे हाफिज सईद को इंडिया में देखने की जरूरत नहीं है, अनलेस वो आए यहां पर ट्रायल के लिए, या वो वहां जेल में जाएं, या कैपिटल पनिशमेंट फेस करें, या जो भी करें, जो उनके खिलाफ बहुत कुछ सबूत है। मैंने एक बार अपने एक बहुत ही
बहुत ही मशहूर फॉरेन सेक्रेटरी जो थे मनी दीक्षित, उनसे एक बार पूछा था एग्जैक्टली ये सवाल जो आपने किया अभी कि इंडिया और पाकिस्तान में आप तो वहां हाई कमिश्नर रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, नेशनल एडवाइजर रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो आप बताइए क्या व्हाट इज द फ्यूचर। उन्होंने कहा देखो गुफा के अंत में चिराग जरूर है लेकिन गुफा बहुत लंबा है। देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल बट इट्स अ वेरी लॉन्ग टनल। और वो टनल चिराग पहुंचने के लिए ये जो पीपल टू पीपल रिलेशंस है जो सब लोग इसकी बात करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट इनफ। जब तक आतंकवाद नहीं बंद होगा, एक तरफ मेहमान नवाजी, दूसरी तरफ मेरे जवानों को गला काट के ले जाएं और गोला बारूद करें बॉर्डर पे और बॉम्बे करें और पार्लियामेंट पे अटैक करें, ये दो चीजें साथ नहीं चलेंगी। तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस दैट बिट ऑफ रियलिज्म। अगर ये थोड़ा एटमॉस्फेयर उससे बदला होगा, बट आई थिंक बीइंग रियलिस्टिक इज बेटर देन बीइंग रोमांटिक। ठीक है, वेद प्रताप वैदिक साहब, दिए दोनों तरफ से जलाए जाने चाहते हैं, यहाँ का आवाम भी, वहां का आवाम भी, यहाँ के लोग भी, वहां के लोग भी, पर ये अंधेरी गुफा किसने बनाई है? ये अंधेरी गुफा बनाने का सारा मैं समझता हूं कि जिम्मेदार सिर्फ एक तबका है, राजनीतिक, और उससे भी ज्यादा सैनिक। पाकिस्तान में जिस दिन सेना का शिकंजा ढीला पड़ेगा, आप ये समझ लीजिए कि उस दिन रिश्ते एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। अभी मुखर्जी साहब ने कहा कि दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप और जिस तरह की साजिश वो हमारे मुल्क के खिलाफ करते हैं। बदकिस्मती ये है कि बिल्कुल यही चल रहा है। मैं पाकिस्तान पहली बार नहीं गया हूं और 2-4-8 दिन नहीं रहा हूं, पाकिस्तान 30-40 बार जा चुका हूं और 1-1 महीने रहा हूं और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा मैंने घूमा है। दर्जनों वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अपोजिशन के लीडर मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। उन सब से जब आप बात करें, और हजारों आम आदमियों से मैं मिलता रहा हूं, उनसे मैं खुल के बात करता हूं। भारत के प्रति ये जानते कि मैं भारतीय हूं और कई बार ये नहीं जानते हुए कि मैं भारतीय हूं, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति बहुत प्रेम वहां देखता हूं। लेकिन क्या वजह है कि फौज और सरकार वहां की हमारे खिलाफ निरंतर साजिश करती रहती है। जो वजह मैं जान पाया हूं पिछले 40-45 साल के अनुभव से, वो एक ही है कि भारत भय। भारत से वो लोग इतने डरे हुए हैं कि जैसे हम अगर किसी भी दिन पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। मैं ये समझता हूं कि भारत के मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग प्रधानमंत्री को बुलाते हैं तो वहां के सेनापति को भी बुलाते हैं। हाँ। सीधी बातचीत करते हैं। नहीं, ठीक है, वे असली ताकत फौज के हाथ में, ठीक है, नेताओं के हाथ में। लेकिन साहब, ये सवाल समझ में नहीं आता मेरी कि आखिर पाकिस्तान के लोग हमसे डरते क्यों हैं? क्या किया हमने ऐसा? जितने हमले किए उन्होंने किए, जितनी जंगें छेड़ी उनकी तरफ से छेड़ी गई, फिर आखिर पाकिस्तान क्यों डरता है? जो वेद प्रताप वैदिक ने वहां जाकर महसूस किया कि वो डरते हैं साहब, ये मैं आपसे जानूंगा। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दिन न्यूज लाहौर से भी हमारे साथ होगा और अनिल कौल साहब का जवाब होगा। मैं बताऊंगा आज रात 9 प्रायोजक एसीसी सीमेंट, राष्ट्रीय पान मसाला, होंडा और फ्रिकबस.com। ढोल पे जब थाप हो तो रंगों की बरसात हो, झूमने की रात हो तो यारों की बारात हो, मस्ती की शुरुआत हो, दिल से दिल की बात हो, अपनों जब साथ हो तो अच्छे स्वाद की बात हो तो राजश्री
क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के साथ की माइल कहा था ना मैंने। Colormate, the true mate for your hair. दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीत नहीं था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, MDH चना मसाले का कमाल। थैंक यू लिवगार्ड। जिंदगी के हर मोड़ पर भरोसा सिर्फ लिवगार्ड बैटरी का। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रानेट ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। सर का जादू सब पे छाए। सर गोल्ड पान मसाला, आपका अपना सर गोल्ड पान मसाला। सर का जादू। फेना से चकाचौंध सफेदी हुई आसान, अब चमकेगा हिंदुस्तान। फेना ही लेना। अब 1 किलो फेना पाउडर सिर्फ 50 में, साथ में 5 रुपए की फेना टिकिया मुफ्त। गैलेक्सी का अनोखा मखमली क्रीमी स्वाद, ज़बां पर खुले मिल्क और चॉकलेट का परफेक्ट ब्लेंड, एक रेशमी एहसास, रेशम से भी खास। गैलेक्सी अब नए पैक में। दिव्या कूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। वीजॉन शेविंग फोम अब 400 ग्राम के महापैक में भी। वीजॉन शेविंग फोम अब 400 ग्राम के महापैक में भी। सर का जादू सब पे छाए। सर गोल्ड पान मसाला, आपका अपना सर गोल्ड पान मसाला। सर का जादू। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। बदल रहा है हर गांव, हर शहर और कुछ 75 सालों से एसीसी रहा है इस प्रगति का अपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे के दम पर। एसीसी सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। यही है असली इंडिया। मेरे साथ एज ऑलवेज अहमद, पाकिस्तान पॉलिटिकल कमेंटेटर, डिबेटर एंड ऑफ कोर्स कॉलमनिस्ट, और उनके साथ हैं आज हमारे साथ पहली दफा मुनीजा बसीर हसन। इनकी बेटी हिंदुस्तान में गई, नाजिया हसन, आपने सुना होगा, और उस वक्त फिल्म फेयर अवार्ड नॉट वो उनको दिए गए। एंड बहुत समझता हूँ कि उनका जो खैर मकदम हिंदुस्तान में किया गया। साथ है रफाकत अली खान, ये एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं एंड वन ऑफ द लीडिंग आई वुड से आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये आज हमारे साथ हैं। और उनके साथ है मोहम्मद इलियास। ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट भी खेली है, 20 टेस्ट खेले थे, और ये वो शख्स हैं कि जिसको सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने कहा था कि ही इज द बेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर सीन आफ्टर आर्ची जैक्सन। तो ये आज हमारा पैनल है। आज आपकी तबीयत कुछ नासाज लग रही है मीर साहब, आज आपकी तबीयत कुछ नासाज लग रही है।
ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये नासाज लगी है, शोर मचा मचा के पाकिस्तान के लिए हम आज मैच हार गए, तो इसके लिए बिल्कुल नासाज लग रही है। चलिए, हमारे एक पाकिस्तानी चचा तो वहां मेलबर्न में जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा के नारे लगा रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि कहीं उनके गले का भी हाल ऐसा ना हो जाए जैसा आपका हुआ और कल दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबले में टीम इंडिया को जीत हासिल हो। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देखिए, पाकिस्तान के लोग ये नारे लगाते कि की बात करते हैं जी, मैं भी सुन रहा था वेदक साहब को। ये तो मेरे घर आके इन्होंने खाना खाया, मेरे घर आए और इनको हमने लौट खाया, और इनसे आप पूछें कि खुदा की कसम जो प्यार हमारे दिलों में है, ये वेदक साहब बैठे हैं कि लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये चंद लोग होते हैं जो मैं समझता हूँ आपके साथ रफाकत भाई बैठे, रफाकत भाई से पूछिए हिंदुस्तान में उन्हें मोहब्बत में जो मिली है उसमें कोई कमी रही क्या कभी? रफाकत भाई से पूछिए, कभी कोई मोहब्बत में कमी रही हो हिंदुस्तान की तरफ से? जी रफाकत, कभी कोई मोहब्बत? जी बिल्कुल, ये सच्ची बात है। अर्ली 50s में मेरे फादर उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, मेरे चचा, उनको बड़ी पिजीराई मिली। ये भी रवायत मिलती है कि नेहरू साहब ने पूछा था जनरल अयूब से कि आपके यहाँ दो भाई हैं नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, उनका क्या हाल है? तो इसका मतलब है कि उधर से भी और इधर से भी लोग काफी करीब है। और अगर मैं बॉलीवुड का क्रेडिट देता हूं तो महेश भट्ट साहब को देता हूं, जिन्होंने हमें अपनी फिल्मों में गवाया, और वो एक द फर्स्ट द ग्रेट वे। रफाकत भाई कुछ हो जाए, न्यू टैलेंट ऑफ पाकिस्तान, कुछ हो जाए, ये क्रेडिट उनको जाता है। कमी किसी किस्म की कोई नहीं है। रफाकत भाई कुछ हो जाए। सुना दीजिए। मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेंढा जिस्म भी तू, तू हो मेरे इंडिया पाकिस्तान, जो मेरे इंडिया पाकिस्तान। वाह, ये वेदक साहब के लिए है खासतौर पे। बिल्कुल मीर साहब, अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देखिए, आपके यहाँ लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल चल रहा है, हमारी तरफ से हिंदुस्तान के कई नामी राइटर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, एक्टर्स शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल भी कराची में होना है। तब महेश भट्ट साहब वहां पर एक प्ले करने के लिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के दरवाजे पाकिस्तानी कलाकारों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। हिंदुस्तान चाहता है उनका इस्तकबाल करना, उन्हें मोहब्बत देना। पाकिस्तान क्या चाहता है? बिल्कुल यही चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि एक दूसरे, देखिए हम अपने नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, ये रिश्तेदारियां आप नहीं तोड़ सकते। इसके अंदर दूसरे लोग आते हैं जो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इन दोनों को दूर रखते हैं। और ये हमें एम्बेसडर्स चाहिए, ये वेदक साहब जैसे, ये आते हैं एक सफेद झंडा लेके आते हैं, प्यार का डव लेके आते हैं, और इसी तरीके से हमारे लोग जाते हैं। अब यह नसीरुद्दीन शाह साहब आए हैं, वो एक लिटरेरी फेस्टिवल में, और यहाँ अब आपको मैं बताऊं कि नाजिया की वालदा यहाँ मेरे साथ मौजूद है। अब आप बताइए
कि ये जो दोस्ती का हाथ आपने तो फर्स्ट हैंड देखा हुआ है हिंदुस्तान में, जरा ये बताइए हमारे पैनल्स को उधर। दोस्ती, मोहब्बत, इज्जत, हर चीज जो है उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट की कि जो वो बातें कहते थे वो करते थे और बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते थे। कभी ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तानी हैं, कभी ये नहीं कहा कि आप किस मजहब के हैं। म्यूजिक एक कॉमन चीज थी और ये ख्वाहिश कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान और करीब आए। और वो नाजिया से कहते थे कि बहुत बड़ी तुमने बात की है, तुम्हें नहीं पता, यू क्रॉस्ड बाउंड्रीज। यानी उस वक्त ये कोई सोचना आसान नहीं था कि इंडियन फिल्म में पाकिस्तानी लड़की जाके गीत गाएगी। लेकिन हमारे अपने मुल्क को भी मैं क्रेडिट देती हूँ कि अगर कोई शरंगेज होते तो वो शोर मचा देते। ना पाकिस्तान में ये हुआ, ना हिंदुस्तान में ये हुआ। उस चीज़ की खूबसूरती आज तक नज़र आ रही है। अब भी जो है मैं अगर जाना चाहती हूँ तो मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। अभी ज़ोहेब वहाँ पर थे, होकर आए। ज़ोहेब ने वहाँ पर कुछ दोबारा जो है म्यूज़िक किया एंड ही हैड द सेम सेंटिमेंट्स। ही सेड कि इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया, ये नहीं कि वो इतने दिनों के बाद ही आए हैं और नए आर्टिस्ट बहुत से हैं, ये ना हो कि कोई असर पड़े, बिल्कुल नहीं। तो और एक और आपको अनुराग बताऊं, ये मोहम्मद इलियास, इनकी एक ही रिग्रेट रही है कि ये हिंदुस्तान जाके नहीं खेला। क्यों इलियास जी? देखिए, लाइफ में रिग्रेट बहुत होती हैं, but I believe one of the biggest regrets in my life that I never played against India, because आप जितना मर्जी स्कोर कर लें, you got put runs on the board like no anything, but if you don't play against India, that means you are not complete cricketer as far as I'm concerned. तो मेरा ख्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है हमारे वक्त में अनफॉर्चुनेटली सम अनासरों ने जो आप भी इस वक्त हो रहा है इख्लाफ डाले हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट दे वांट फ्रॉम ईच पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी नजरों में ये है, लव जो है इज क्रिएटेड बाय स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जो दुश्मन को भी साथ मिला देती है एक दूसरे के साथ। इंपॉर्टेंट चीज हमारा कल्चर, हमारा उठना बैठना, खाना पीना। जब हम इंडिया के साथ नहीं खेल रहे थे, जितने हमारे आगे गवास्कर जितने स्टार थे, we used to play in county cricket and league cricket in England. Believe me or not, the subject was why the governments of both countries not trying to sort it out so we can play cricket together. So yeah, this is one of the unfortunate thing in my life, and I will die with it naturally because again for Pakistan and play against India. So this was the important part. So everybody wanted to play against India, and Indian player want to play against Pakistan. जितना इसमें जज्बा पैदा होता है। जी मीर साहब, चले पहल की हमने क्रिकेट के बहाने, क्रिकेट डिप्लोमेसी के बहाने कि एक बार फिर पाकिस्तान को करीब लाएं, दोस्ती का पैगाम पाकिस्तान तक पहुंचाएं। अनिल कौल साहब को तो एक जमाने में यूनुस खान साहब ने पाकिस्तान की जर्सी भी भेंट की हुई। दिखा दीजिए कौल साहब, जरा जर्सी दिखा दीजिए। और इन्होंने सोविनियर के तौर पर आज तक संभाल के रखी हुई है ये जर्सी। आप देखें, ये खुलूस, ये मोहब्बत है हिंदुस्तानियों के दिल में। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है जमहूरियत है। जमहूरियत तो आवाम से होती है, जमहूरियत जहां होती है वहां लोगों की ताकत होती है। लेकिन अगर लोग दोस्ती करना चाहते हैं तो फिर ये बीच में इन रिश्तों में जहर घोलने वाले कौन है? मेरे साथ निकिता सिंगला बैठी हुई है, कुछ दिन पहले पाकिस्तान का टूर करके आई है। जब ये पाकिस्तान जा रही थी तो इनके घर वालों ने इन्हें कहा कि नहीं भाई पाकिस्तान आप ना जाएं, वो तो बेहद खतरनाक मुल्क है। जब से वहां से लौटी है दोबारा पाकिस्तान जाना चाहती है। निकिता, जरा अपना एक्सपीरियंस सुना दीजिए। आदाब। मैं हाल ही में पाकिस्तान जाकर आई, मुझे लाहौर जाने का मौका मिला और मैं अभी इनको बता रही थी कि जब मुझे जाना था तो मेरे मन में बेहद खौफ था कि मैं शायद पाकिस्तान जाऊंगी तो पता नहीं लौट के वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। पर जब हम लोग वहां गए, हमने सरहद पार की और सरहद पार करने से लेकर पूरी सप्ताह जब हम पाकिस्तान में थे, लाहौर में थे, जो मेहमान नवाजी पाकिस्तानी दोस्तों ने, भाइयों बंधुओं ने की, वो चौंका देने वाली थी। मुझे पहली बार इतनी इज्जत और इतना सम्मान मिला एक भारतीय होने के नाते, जो किसी और मुल्क में शायद नहीं मिल सकता था। एक दिन हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में दावत भी थी, तो एक काफी वरिष्ठ सांसद ने उठ खड़े होकर मुझ 24 साल की लड़की के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी। तो मुझे एहसास हुआ कि ये मुल्क
औरत की इज्जत करता है और वो इज्जत राष्ट्रीयता से या मजहब से तय नहीं होती। ना मैं मुसलमान थी और ना मैं पाकिस्तानी थी, लेकिन जिस तरह की इज्जत पाकिस्तानियों ने दी, और उससे अलावा लाहौर का जो नजारा था, जब से मैं वापस आई हूँ मुझे यही लग रहा है कि मुझे वापस जाकर इस्लामाबाद और कराची भी देखना है। बिल्कुल, अब जाइएगा तो मीर साहब आपको पूरी सैर कराएंगे। अभी यहाँ आतिफ असलम का शो होने वाला है, लड़कियां दीवानी हैं उस शो में जाने के लिए, टिकटें बिक चुकी हैं और जो है लोग हर हाल में टिकटें उसकी पाना चाहते हैं। मैं वेद प्रताप वैदिक साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के दिल तक छू कर आए आप, वहां दिमाग कौन लगा रहा है? इस तरीके का दिमाग किसका चलता है वहां पर जो दोनों मुल्कों के बीच में जहर घोलने का काम करता है? मुझे लगता है कि दिमाग तो बंद है। अगर दिमाग चलने लगे और दिल तो चलता ही है। दिल तो दोनों मुल्कों के लोगों का जुड़ा हुआ है। एक ही लोग हैं हम, एक ही कुनबे के लोग हैं। दिमाग बंद कर रखा है, और दिमाग बंद करने की वजह मुझे ये लगती है, जो मैं शुरू में कह रहा था कि शुरू से जब से पाकिस्तान बना है, बल्कि बनने के पहले से उनके दिल में एक दहशत बैठा दी गई है कि हिंदुस्तान अगर मजबूत हुआ, हिंदुस्तान अगर बहुत पैसे वाला हो गया, तो वो पाकिस्तान को खत्म कर देगा। ये बिल्कुल बेजा डर है, ये बिल्कुल मसनूई डर है, बिल्कुल आर्टिफिशियल डर है। ये डर किसी तरह से पाकिस्तान के दिमाग से निकाल दिया जाए तो अब फौज की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अब नेपाल हमसे डरता है क्या? भूटान हमसे डरता है क्या? बांग्लादेश हमसे डरता है क्या? बहुत बढ़िया। ये मुल्क कोई हमसे डरते नहीं है, इसलिए उनसे रिलेशंस बिल्कुल नॉर्मल हैं। पाकिस्तान में ये जो भारत भय की ग्रंथि है, भारत के डर की जो गांठ अंदर बंधी हुई है, इस गांठ को फौज नहीं खोल सकती है, इसको सियासत नहीं खोल सकती है, उसको मोहब्बत खोल सकती है। उसको रिश्ते जो आप बना रहे हैं, जैसी बहस आप करवा रहे हैं टेलीविजन चैनल पर, ऐसी बहसें खोल सकती है, हमारी यात्राएं खोल सकती है। जो ये बिटिया गई वहां पर, क्या निकिता नाम है तुम्हारा? मेरा तो 30 बार जा गया मैं पाकिस्तान। अब मुझे पाकिस्तान में कोई होटल में रहने नहीं देता है। पाकिस्तानी भाई अपने घरों में रखते हैं, और मैं वेजिटेरियन हूं, मैं किसी से नहीं कहता हूं कि गोश्त मत खाओ। पीजे मीर साहब के यहां भी गया तो इन्होंने मेरे लिए, और इन्होंने क्या, मियां नवाज शरीफ के यहां जाता हूं, आसिफ जरदारी के यहां जाता हूं, बेनजीर भुट्टो जब थी अक्सर उनके यहां जाता था, और सारे लोग सबके यहां जाता हूं, बलूचों के यहां, पठानों के यहां, सिंधियों के यहां, सब मेरे लिए वेजिटेरियन खाना बनाते। और जिनके घर में रुकता हूं मैं, कराची में या लाहौर में, इस्लामाबाद में, वो अपने घर में गोश्त नहीं आने देते। मैं उनसे कहता भाई तुम तो खाओ ना, लेकिन भारतीयों के लिए इतना एहतराम, इतनी इज्जत, इतना प्यार कि मतलब वो लोग बिछे जाते हैं। तो वेद प्रताप वैदिक साहब, वहां से भी जितने आर्टिस्ट आते हैं वो वापस जाना ही नहीं चाहते हैं, यहाँ पर इतना खुलूस, उन्हें इतनी मोहब्बत मिलती है, आप देखें। लेकिन अदनान सामी साहब पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ वजह तो होगी। इफ्तिखार अहमद साहब, पाकिस्तानियों के जहन में हिंदुस्तान को लेकर ये डर किसने बिठाया है? आपके उन दोस्तों ने जिनको हम अभी सुन रहे थे और जो रियलिटी की बात कर रहे थे, उन जैसे लोगों ने, जो नहीं चाहते कि जो मोहब्बत है, जो प्यार है, ये आगे जाए, उन लोगों ने। वरना किसकी बात कर रहे हैं आप? वेद प्रताप वैदिक की बात कर रहे हैं, शिवशंकर मुखर्जी की बात कर रहे हैं, अनिल कौल साहब की बात कर रहे हैं, या निकिता की बात कर रहे हैं? नहीं, वैदिक की नहीं, निकिता की कर रहा हूँ। वो जो साहब फॉरेन अफेयर्स से जिनका तल्लक है, शिवशंकर मुखर्जी साहब आपकी बात, क्योंकि वो रियलिटी की बात कर रहे थे। सवाल है कि रियलिटी तो एक है, जिस दिन उस हुकूमती सतह पर तस्लीम कर लिया गया तो हमारे और आपके दरमियान इशू कोई नहीं है। 20 बार हम आपको कह चुके हैं। मैं खुद दिल्ली गया, आगरा गया हूं, जलंधर गया हूं, अमृतसर गया हूं, लुधियाना गया हूं, चंडीगढ़ गया हूं। जो एक नॉर्मल बिहेवियर लोगों का वही था हमारे साथ। जैसे और जब जैसे ये निकिता कह रही है और जिस तरह विदिक कह रहा है कि लोग घरों में बुलाते हैं, उसकी एक वजह कि हमारे और ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी हैं। मसलन इस ज़बान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़बान पूरे आपके हिंदुस्तान में समझी जाती है। अगर कोई बोल नहीं सकता तो उसको समझता है। आपके पहनावे, आपका खाना, हमारे खाने, भला कोई वेजिटेरियन हो, हमारे देहातों में भी जहाँ पे गोश्त नहीं, लोग कम खाते हैं, तो उनकी सब्जी में भी
वही निखार होता है जो हिंदुस्तान की सब्जी में होता है। जब भी हम जाते हैं हिंदुस्तान तो हमें बहुत ज़्यादा पनीर खाने को मिलता है, तो हर खाने में जो पनीर का तस्वर है तो हमारे फ्रंटियर में नहीं इस्तेमाल। लेकिन उस लजीज सब्जी में मिर्ची आप झोंक के डाल देते हैं। मुखर्जी साहब पर आपने इफ्तिखार साहब सवाल खड़े कर दिए। मैं तो करता हूँ, मैं मुखर्जी साहब पर सवाल खड़े कर दिए। मुखर्जी साहब सवाल, मुखर्जी साहब मैं डाल देता हूँ। नहीं, एक सेकेंड। हाँ, बोले। मैं किसी पर सवाल नहीं, मुझे पहले बात पूरी कर लेंगे, करें। भला कितना बोलने दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब हमेशा ये आपके साथ डिबेट में मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, लेट्स रियलाइज वन थिंग। आप एक हकीकत हो, पाकिस्तान एक हकीकत है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा आपका जो फिनिश एजेंडा है, अनफिनिश एजेंडा 47 का, उसको उसी तरीके से तय कर लो जिस तरीके से आप चाइना के साथ डायलॉग कर रहे हो। चाइना से आपके इख्तिलाफात हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध भी बनाए बैठे हो। तो आओ एक स्टेप आगे आओ। जब तक ये स्टेप आगे नहीं आओगे और जब तक ऐसे दोस्त ठीक है। शिव शंकर मुखर्जी के पास आपके इन तमाम सवालों के जवाब है, मैं उनसे जवाब लूंगा। मुखर्जी साहब, मैं आपका जवाब लूंगा। अनिल कौल साहब से भी हम जानेंगे इसका जवाब। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं पीजे मीर साहब, हम यहां पर फौरन वापस आते हैं। मैं बताऊंगा आज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। प्रस्तुत करता है सिस्का एलईडी, सह प्रायोजक एसीसी सीमेंट, राष्ट्रीय पान मसाला, होंडा और क्विकबज़.com। आज इतने पुराने गाने, कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच MDH। छुटकाऊ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश? हाँ भाई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई? क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। दीवारें वॉल फेंकी। It's not just how you look, it's also what you do. Powerful 160cc engine, best in class mileage. The new CB Unicorn 160. Looks good, is good. Discover the new Moroccan Spice Zinger at KFC's International Zinger Festival. Taste the new. लतीफ जिद्दान। So good. मेरे ख्याल से स्नो व्हाइट बेस्ट है। हमारे किचन में सिर्फ फ्लैट रेड। अमेरिकन वॉलनट, दैट्स इट। रूफ, ब्रिलियंट। अरे ये क्या कलर है? अमेरिकन वॉलनट। ये है वो। अपना हर ख्याल हमारे पास पाए। सेंचुरी लैमिनेट्स, माय डिजाइन माय स्टाइल। आई कांट बिलीव आज मैं वीडियो गेम्स में मैच नहीं जीता। Cheer up. चॉकोस खा लो। मैंने क्या सिखाया? हारना जीतना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। अब बताओ मेरा गेम कैसा लगा? पहली बार तुमसे जीती हूँ मैं। और आपको मूव सिखाया किसने? मैंने। तो रीमैच हो जाए? क्यों नहीं? चॉकोस बनाए ऐसे खुशी के पल जिनमें आप साथ सीखें, क्योंकि चॉकोस में है चॉकलेटी टेस्ट के साथ रोटी जैसे कई गुण, मतलब हम दोनों खुश। चॉकोस के साथ खुल जाए बचपन। Shuk Plus Ultra, Pan Masala, the ultimate choice. Shuk Plus Ultra.
एक शुद्ध नमक भी। ये लीजिए। ये नमक बहुत बढ़िया है मैडम जी, आप लेके जाइए, मेरी गारंटी है। ये लीजिए। ये क्या है? ये शुद्ध नमक है। हाँ। तो ये पैसे हैं, समझे अंकल? समझिए। ये लीजिए निर्मा शुद्ध नमक। वैक्यूम में वेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान। Made $644,000 this semester, which means you guys are behind by 25% extra catching up to do. We, however, did make So we'll go catch the match. What a classic wristy flick. ये गेम ही है टेस्ट का। यार ये रोहन कितना मेहनती है। गुड्डी के स्कूल, फिर ऑफिस, जिम, बीवी के ऑफिस, मार्केट। बॉन्ड है नहीं, ये बॉन्ड। और हम एक्ट द बॉन्ड, क्योंकि हम चिपके रहते हैं दिन रात। इंजन गर्म हो या ठंडा, ऑन हो या चले गुड्डी, ये चिपके रहें ताकि आप चलते रहें। नया कैस्ट्रॉल एक्टिव विद एक्टिबॉन्ड्स, ये दे लगातार सुरक्षा इंजन ऑफ होने के बाद भी। यही है असली इंडिया। जब भारत और पाकिस्तान की जनता आपस में दोस्ती चाहती है तो वो कौन लोग हैं जो इन दोनों देशों के बीच में जहर घोल रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार अहमद साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि उनके वो दोस्त हैं जो मुखर्जी साहब जैसी जमात में आते हैं। मुखर्जी साहब, बहुत बड़ा एलिगेशन आप पर उन्होंने लगाया। आप तो एक्स डिप्लोमेट रहे हैं, आप कैसे पाकिस्तान के अवाम के जहन में डर पैदा कर सकते हैं हिंदुस्तान के लिए? जी, जो उन्होंने कहा वैसे तो आई डोंट वांट टू ब्लेम हिम, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। कोई कमबख्त ऐसा नहीं होगा दोनों देशों में या किसी भी देश में जो अमन की चाहत नहीं करता हो। लेकिन टीवी में उतना टाइम नहीं है सारे इनके पॉइंट्स को जवाब देने के लिए, तो मैं उनकी जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर ही वो करता हूं। उन्होंने बोला अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947। अनफिनिश्ड एजेंडा इंडिया का बिल्कुल नहीं है। इंडिया इज वेरी कंफर्टेबल विद व्हाट इट इज, barring the fact of whatever disputes there are between Pakistan, जो हम चाहते हैं कि शांति के हिसाब से सॉल्व हो जाए। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अनफिनिश्ड की बात जो हुई, पाकिस्तान इज नॉट अ फेल्ड स्टेट, इट्स एन अनफिनिश्ड स्टेट। आप उसी टाइम वॉर में फंसे हुए हैं जो 1947 में था। और ये पीपल टू पीपल की जिन सब लोगों ने बात की, आपके तरफ से भी इस तरफ से भी, जो पीपल टू पीपल रिलेशंस की बात है, जो जिसकी टोटली सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन जो पॉलिसीज हैं देशों के वो अनफॉर्चुनेटली पीपल उस तरह से नहीं बनाती। आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, दैट एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, और वो एस्टेब्लिशमेंट इज डोमिनेटेड बाय द आर्मी। और आर्मी में किसी भी समय कुछ भी, अगर हिस्ट्री देख लीजिए 1947 से, कभी भी अगर एक गुफे के अंत में एक चिराग सा नजर आता है, आर्मी मेक श्योर दैट उसका सैबोटाज हो जाए, या टेररिज्म से या किसी इंसिडेंट से या वॉर से या किसी से। तो आप अपने जहन को देखिए जरा, दोनों तरफ। मैं बिल्कुल मानता हूं कि पाकिस्तान के लोग हमारे ही तरह लोग हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन एक चीज अगर अलग करें तो हमको भी काम करना है, हमको भी अपने पब्लिक को एजुकेट करना है कि ये दुश्मन देश नहीं है, हमारा साथी है, हम दोनों के लिए राष्ट्रीय हित में है। लेकिन एक पत्थर की लकीर जो है वो अगर अलग हो जाए तो आगे रास्ता, वो गुफा उतनी दूर नहीं होगी, विच इज आतंकवाद एक्सपोर्ट ना करें, टेररिज्म को छोड़ दें। जी, पत्थर की लकीर वाली बात इन्होंने कही मुखर्जी साहब ने। पाकिस्तान हर बात के लिए हिंदुस्तान पर उंगली उठाता है, 4 उंगलियां खुद उसकी तरफ उठ रही होती हैं। 47 की बात इन्होंने की। मैं तमाम जंगें गिना सकता हूं जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई, पाकिस्तान ने हमेशा पहल की। फिर ये हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा कैसे हो सकता है? अनुराग, बड़ी अफसोस की बात है, और मैं आज शेयर करना चाहता हूं ऑन दिस इंटरनेशनल टेलीविजन नेटवर्क कि मेरे दादाजी गुजरांवाला के कलेक्टर थे, मेरे पिताजी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़े हुए, और आज मैं ऐसे बेवकूफ मुद्दे पे बातचीत कर रहा हूं कि कौन बीच में उंगल डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आई मीन इट इज सो रिडिकुलस दैट वी ऑल नो कि एक
पावर हंग्री इलीट जो पाकिस्तान में उभर के आई थी 47 के बाद, उन्होंने ये मुद्दा आज तक हल होने नहीं दिया है और उसका सीधा 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 जो रिश्ता है वो इकोनॉमिक से है, पैसे से है। आप चाहिए, मैं कहता हूं आज की तारीख में कश्मीर किस लिए लेना चाहते हैं? क्योंकि कश्मीर इज ए वेरी नाइस टूरिस्ट स्पॉट और वहां से पैसा बहुत आएगा। अदरवाइज कश्मीर में ऐसी कौन सी चीज रखी हुई है, मिनरल है, कोई ऐसी चीज है जिससे कि कश्मीर उनके पास चला जाएगा? जैसी भी हमारी है अनिल कौल साहब, वो जैसी भी हमारी है। नो, वो मैं कह रहा हूं कि जो भी है, अगर वो अनफिनिश एजेंडा की बात कर रहे हैं, वही अनफिनिश एजेंडा है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान का जवाब ले लेते हैं। कौल साहब इस पर, मीर साहब आपका जवाब। It's all a question of economics. अनफिनिश एजेंडा 1947 की तकसीम का अनफिनिश एजेंडे की बात कर रहा हूं और मुखर्जी जैसे शख्स से ये तवक्को करता हूं कि उनको ये बात भली समझ आती है। अगर ये बात गलत मैं कह रहा हूं तो फिर शिमला मुआहदा काय को किया है? क्यों कागजों पे शिमला मुआहदा पर आपके दस्तखत है और हमारे दस्तखत? तो भूल तो उसको आप जाते हैं, उसको या तो हमें आप दिलाते हैं या तो आपको हम दिलाते हैं। शिमला समझौता हो या लाहौर समझौता, कौन रुकावट बन रहा है? उसका जिक्र मत कीजिए। शिमला एग्रीमेंट इज अ बायलैटरल और इंटरनेशनलाइज आपके लोग करते हैं, आपकी सरकार करती है, हम नहीं करते। समझौते को यूएन में आप लेकर जाते हैं। मैं इफ्तिकार साहब से हिस्ट्री को न पलटिए। थोड़ी जरा इफ्तिकार साहब, शिमला समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि आपके 93,000 POW यहाँ फंसे पड़े थे, तब आपने आके शिमला समझौता किया था बॉस। उनको छुड़वाने के लिए प्लीज लेट्स नॉट चेंज हिस्ट्री। सुन लीजिए, इफ्तिकार साहब बोलिए। मुझे किसी को बुरा नहीं कहना, मुझे आप बात सुन लीजिए। आप ये कहना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी खुदा न खास्ता एक ऐसी जाहिल खातून थी कि उन्होंने दस्तखत कर दिए? प्लीज डोंट डू लाइक दिस। शी वॉज योर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर and she is one of the signatory on that agreement, for God's sake. Which we stand by. बात में आके आप इंदिरा गांधी की इस तरीके से पिक्चर पेश मत करें कि वो कोई समझदार खातून नहीं थी, प्लीज। उस दस्तखत का हम अब भी सम्मान करते हैं, आप लोग नहीं करते। सर, यू वर ब्रॉट टू द नेगोशिएटिंग टेबल। आप लोगों को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया गया था। एक सेकंड, बोलिए मीर साहब, बोलिए। देखिए, तो आज हम क्यों नहीं नेगोशिएटिंग टेबल पे हैं? आज हम क्यों नहीं है नेगोशिएटिंग टेबल पे? यस, आप डिफर करेंगे हमसे, हम करेंगे आपसे, बट देयर इज। चले मीर साहब, मुझे लगता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में मोहब्बत की सबसे अच्छी कड़ी जो है वो रफाकत अली खान साहब हो सकते हैं। मैं चाहूंगा, बहुत देर हो गई, ये बातचीत गर्म हो, इससे बेहतर है कि रफाकत साहब कुछ और सुना दें। मेरे पास समय भी अब नहीं बचा। ये बिल्कुल सुनाइए जी। मैं गाना बना रहा हूं हिंदुस्तान पाकिस्तानी की दोस्ती पे। यूं तो बहुत सारे गाने बनते रहते हैं नेशनल लेवल पे भी, और ये इंटरनेशनल लेवल पे होगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय बेस्ट। और दूसरा, एक गाना शुरू करने से पहले एक बात मैं जरूर शेयर करूंगा क्विकली, टाइम बहुत थोड़ा है, कि मेरे बुजुर्ग जो हैं वो बेचारे सारे ही फौत हो गए, सब कब्रों में चले गए, इसी इंतजार में कि ये बॉर्डर कब अमेरिका और कनाडा की तरफ बन जाएगा। सिर्फ हम एक छोटा सा एक आईडी कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखा के वहां से गुजर जाएंगे। जब हम जाते हैं तो हमें गुजरने दिया जाए। चलिए कुछ ऐसा सुना दीजिए जो सरहद बीच में से खत्म हो जाए। पोलिटिकली स्ट्रांग नहीं हूं और ना ही मैं इतना कुछ सेंसिबल आदमी हूं। एक मिनट देखें, माय फादर वाज बोर्न इन सिकंदराबाद। वो नहीं जा सके दोबारा, और ये बात बिल्कुल रफाकत की ठीक है कि वो अपनी डेथ तक इस बात का इंतजार करते रहे कि दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लकात खुशगवार हो जाएं तो वो जा सके। भाई हम तो चाहते हैं अमन आ जाए। मलाल में आपको जीने की आदत पड़ गई है, मलाल में जीने की आदत आपको पड़ गई है। हम तो चाहते हैं कि अमन और चैन हो। रफाकत साहब कुछ हो जाए। जी रफाकत, मेरे लफ्जों पे जरा ध्यान दीजिएगा। गाना कम और लफ्ज बड़े प्यारे हैं इसके। मैं आर्टिस्ट हूं। मुझसे रूठे न यारा, जरा समझे इशारा। मुझसे रूठे न यारा, जरा समझे इशारा। आ बढ़ाए जरा प्यार का सिलसिला, और दुनिया में रखा है क्या? आ बढ़ाए जरा प्यार का सिलसिला, और दुनिया में रखा है क्या?
मुझसे रूठे ना यारा, जरा समझे इशारा। चलो उम्मीद करता हूं कि नवाज शरीफ साहब आपके इस नगमे को सुन रहे होंगे कि आज जरा बढ़ाएं प्यार का सिलसिला और दुनिया में रखा है क्या। ये बात अगर पाकिस्तान की हुकूमत को समझ में आ गई तो फिर ये सरहदें खत्म हो जाएंगी और फिर पाकिस्तान में कोई और इस उम्मीद में नहीं मरेगा कि वो बिना किसी आईडी कार्ड के हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हो सके। ये उम्मीद है, ये आशा है कि अमन और चैन कायम होगा। मीर साहब अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपके पैनलिस्ट और आपका, और यहां पर हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सरहद आर पार में आज के लिए।